हीट इंजन में इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सर बोलिए। efficiency is equal to 1 minus T2 by T1। टेम्परेचर हायर किसका होता है, T1 का कि T2 का? T1 का टेम्परेचर हायर होता है T2 से। यस एज चलिए, कम्पेयर वेरी टू। गुड। चलिए, सही है। देखिए, इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ना है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। आए बस समझ में? क्या पढ़ना है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ना है इसमें? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है आपका दो साइंटिस्ट हैं, उनका दो स्टेटमेंट है। तो देखिए, पहला साइंटिस्ट है केल्विन प्लैंक, है केल्विन प्लैंक नाम है उनका, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा वो समझ लीजिए। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होगा इन्होंने सिंपल भाषा ये समझिए, इनका जो स्टेटमेंट है फॉर हीट इंजन के लिए, किसके लिए है? इनका जो स्टेटमेंट है फॉर हीट इंजन के लिए है। किसके लिए है? हीट इंजन के लिए। किसके लिए है? हीट इंजन के लिए है। इन्होंने एक सिंपल बात कहा जो आपको भी समझ में आती है बात। आप बताइए, कोई ऐसा इंजन होगा आज तक यूनिवर्स में, कोई ऐसा इंजन बना है जिसको जितना हीट एनर्जी दीजिएगा उतना टोटल का टोटल वर्क में कंप्लीट कन्वर्सन कर दे? आप बताइए, ऐसा कोई हीट इंजन हो सकता है जो 100% एनर्जी को क्या चीज में कन्वर्ट कर दे? आपका वर्क में। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा, सिंपल सा बात ये समझ लीजिए कि यदि ये आपका हीट इंजन है तो हीट इंजन में क्या होता है? ये हॉट रिजर्वोयर होता है और ये होता है कोल्ड रिजर्वोयर होता है। देख लिए ध्यान से, ये हॉट रिजर्वोयर और ये कोल्ड रिजर्वोयर होता है। यहाँ टेम्परेचर जो होता है T1 होता है, यहाँ टेम्परेचर T2 होता है। तो हीट फ्लो होने के लिए हर हाल में इधर से इधर हीट फ्लो होता है। मान लेते हैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट चला, तो कहता है कि जितना ये हीट चला टोटल का टोटल क्या वर्क में कन्वर्ट कर सकता है? कभी आप लोग खुद बोलिए, क्योंकि फ्लो करने के लिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए। कभी भी एनर्जी को फ्लो होने के लिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए। अब बताइए कि बिना टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब सीधा ये एनर्जी वर्क में चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने सीधा सीधा कहा कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं होगा जिसका एफिशिएंसी जो है 100% होगा। 100% किसी का एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। और ये रियल लाइफ में भी हम लोग के साथ है। यानी कि याद कर लीजिए, हम कितना भी कुछ कर लें, 100% आप लोग में से कुछ ना कुछ तो नहीं पढ़ते होंगे। चाहे हम कितना कुछ बोल दें, गाली दे दें, है ना, कितना टोक दें, कितना कुछ कर दें, तो इसमें से कुछ लोग हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं लेकिन एक बार भी होमवर्क शायद पलट के नहीं देखे होंगे। ऐसे हैं और हमको पता है उनके बारे में। लेकिन भले आप लोग सोचते होंगे सर को नहीं पता है ना। तो वही सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होगा जिसका 100% क्या हो, आपका एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट कर जाए। यानी ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होगा जिसका एफिशिएंसी 100% हो। यानी कि दूसरा पॉइंट में तब तो लिख सकते हैं, नो हीट इंजन हैव efficiency 100%। यानी कि कोई हीट इंजन ऐसा नहीं होगा जिसका एफिशिएंसी क्या होगा, 100% होगा। इसको और दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड भाषा में,
no process is possible, no process is possible, no process is possible whose sole result is absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work, complete conversion of heat into work। मतलब ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होगा जिसका एफिशिएंसी 100% होगा। सीधा सीधा बात यही है, आप समझ सकते हैं बात को। मतलब कि इनका स्टेटमेंट जो था वो तो सिंपल स्टेटमेंट है, वो आप भी बात समझते हैं कि कोई ऐसा इंजन नहीं हो सकता है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, है ना, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है। यानी कि आपका एनर्जी वेस्ट करेगा ही, एनर्जी बाहर निकलेगा ही, एनर्जी बर्बाद होगा ही, 100% जो है आपका एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए बात को। यही है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला स्टेटमेंट हिट इंजन के लिए है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है वह है आपको हीट पंप के लिए है। किसके लिए है? हीट पंप के लिए है। इसमें अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है और कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, नहीं तो फिर वो साइंटिस्ट, सेकंड साइंटिस्ट जो है क्लॉसियस, उनके बारे में लिखेंगे। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है तो मिटा दें। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हम बोले तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा कुछ नहीं, कोई फार्मूला वर्मूला नहीं है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फार्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में ये सब चीज नहीं है, क्योंकि उसका फार्मूला केमिस्ट्री में ही है और केमिस्ट्री में उसका क्वेश्चन बनता है। हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से होगा, बस इतना ही याद रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है, साइंटिस्ट का जो नाम है, उनका नाम है क्लॉसियस। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन्होंने किसके बारे में कहा? तो सिंपल इन्होंने कहा फॉर हीट पंप के लिए। हीट पंप यानी कि क्या? हीट पंप मतलब रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रिज के लिए इन्होंने कहा। और सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि इसमें क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहां पर जो है नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस, उसी तरह से नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result, whose sole मतलब पूरा होता है, result, whose sole result is the transfer, is the transfer, is the transfer of heat, transfer of heat from colder object, colder object, colder object to hotter object, to hotter object। एकदम सिंपल स्टेटमेंट देख लीजिए। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is transfer of heat from
कोल्डर ऑब्जेक्ट टू आपका क्या हॉटर ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो है आपका किसके लिए है, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो है आपका हीट पंप के लिए। तो हीट पंप में आपका क्या होता था, सिंपल सा बात समझ लीजिए, ये होता था कोल्ड, ये होता था हॉट, यही होता था। और यहां से हीट एनर्जी चलता था Q2 अमाउंट और Q1 हॉट में चला जाता था, जबकि इस पर वर्क करना पड़ता था आपको। तो एक बात समझ लीजिए, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हीट इंजन जो है कोल्ड सिस्टम से हॉट सिस्टम में अपने आप नहीं जा सकता है। ये बात समझ लीजिए, अपने आप नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। अपने से आप समझ लीजिए कि कोई भी अपना अपने से विदाउट वर्क आपका बिना काम किए हुए, आप बताइए बिना काम किए हुए कोई लोअर से हायर एनर्जी में कैसे जा सकता है। आप खुद सोचिए, बिना काम किए हुए आप कोई काम नहीं कीजिए, आप सोचिए कि लोअर से, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ही है, जैसे यही पेन है, इसको बिना कुछ किए हुए ये ऊपर नहीं जा सकता है, आपको उठाना पड़ेगा ऊपर, आपको वर्क एक्सटर्नल करना पड़ेगा तब ये जाएगा। यही इसका मीनिंग है। यानी कहने का मतलब आप बताइए, चलिए हम किन्हीं से पूछते हैं, चलिए हेमा भारती आप बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता था। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला किसमें इसके लिए क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। चलिए वो नहीं बताएंगे, हैप्पी राज आप बताइएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल फॉर्मूला पहले विदाउट टेम्परेचर वाला, नहीं बोलेंगे। Q2/W। क्या Q2/W। Q2/W, यानी वर्क नीचे होता था, यही ना, वर्क नीचे होता था, याद कर लीजिए, बात ध्यान से समझ लीजिए। तो हम क्या कहें, अब यहां से एक बात समझिए, इस स्टेटमेंट का मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए, आप लोग में से कोई बोलिए दिमाग लगा करके। देखिए फार्मूला लिख दिए हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए, कोई बोलिए। सर 0। चलिए खुशी कुमारी 0 बोले हैं, और कोई दूसरा बोलिए। हम ऑप्शन भी दे दिए, 0, 1, इन्फिनिटी, 3 ही को ऑप्शन है, चौथा में जो आपको मन करे वो बोल सकते हैं। चलिए बोलिए जल्दी से, और कोई। 1 0 0 0 1 सर 1 0 1 0 1, और हम कहते हैं इन्फिनिटी, हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी। हम क्या बोले, विदाउट वर्क, विदाउट वर्क आप लोअर से हीट एनर्जी को उठा के हायर में ले जा सकते हैं, यानी वर्क आप नहीं करेंगे चलता, इसमें यही कहता है विदाउट वर्क। तो विदाउट वर्क मतलब वर्क को 0 कीजिए, तो वर्क को जब 0 कीजिएगा तो Q2 जो होगा बाई 0, और 0 से कोई चीज भागा दिए तो इन्फिनिटी। यानी कि इन्होंने ये कहा, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिटी होगा। बात समझ लीजिए, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा, सबका उससे कम होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इन्फिनिटी से कम होगा लेकिन 1 से ज्यादा होगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से ज्यादा होगा, इसलिए याद रखिएगा इफिशिएंसी 1 से कम होता है, 100% नहीं होता है, उससे कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस 1 से ज्यादा होगा। यानी कि कोई भी हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है आपका इन्फिनिटी नहीं होगा। यानी आप लिख सकते हैं नो हीट पंप have coefficient of performance
of performance coefficient performance is infinity आए बात समझ में। यानी ऐसा कोई हीट इंजन नहीं आती, हीट पंप नहीं होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो। आए बात समझ में। किन्हीं को कोई डिस्कशन करना है तो बोलिए। यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझ गए। दो साइंटिस्ट ने दोनों मतलब हीट इंजन और हीट पंप के लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिया था। देख लीजिए, ज्यादा कुछ आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, बस हम इतना समझते हैं, कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में नहीं। तो चलिए आगे बढ़े, हम इसको मिटा दें। अब रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आज थ्योरी वाला पार्ट है, टेंशन मत लीजिए। आज ने फार्मूला नहीं आएगा मेरे फिजिक्स में, अब फार्मूला खत्म हो चुका है। पहले जो भी करना है फिजिक्स में वो फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करना है। जीरोथ लॉ का कोई काम नहीं है, सेकेंड लॉ का कोई काम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता फिजिक्स में, है ना। केमिस्ट्री में लेकिन आता है, गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत सारा फार्मूला है वहां पर। आप अगर केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो वहां पर सेकेंड लॉ का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ फर्स्ट का होता है, बस इतना ही समझ लीजिए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है उसके हम जानते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब फिजिक्स में क्या होता है। केमिस्ट्री में तो रिएक्शन से काम होता है ना, कि जो रिएक्शन केवल फॉरवर्ड में जा सकता है वह रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाएगा वो रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में जो है यहाँ पर एग्जांपल कुछ दूसरे तरह से, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है उसको समझना चाहते हैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या मीनिंग होता है, देखिए याद कीजिए। मानिए हीट इंजन का एक एग्जांपल लेते हैं। हीट इंजन में चलिए बताएंगे, आयुष रंजन हीट इंजन में के रूप में फ्यूल के रूप में क्या डालते हैं ये बताइए। हीट इंजन में आयुष रंजन आप बताइए, फ्यूल के रूप में हीट इंजन में हम लोग क्या डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यही सब में डालते हैं। आपके बाइक में, फोर व्हीलर में क्या डालते हैं, वो तो आपका हीट इंजन है। अब बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होना चाहिए था, पेट्रोल को जला दिए, जलाने के बाद फायर कैच किया, उससे हीट एनर्जी रिलीज हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुआ, उसके बाद क्या होता कि गाड़ी चल जाता, जो धुआं निकल रहा है पेट्रोल धुआं निकल रहा है उस धुआं से फिर से पेट्रोल में बदल दीजिए। क्या ऐसा संभव है? खुद सोचिए आप लोग, बिल्कुल संभव नहीं है। नो सर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है संभव नहीं है। अगर वर्क हो रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस संभव नहीं है नेचर में। रिएक्शन में रिवर्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस होगा उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस संभव नहीं है। कोई ऐसा इंजन नहीं होगा जो रिवर्सिबल साइकिल का होगा, सारा इरिवर्सिबल होगा। कोई भी हीट इंजन होगा या हीट पंप वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट से चलिएगा उस स्टेट में वो नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्नोट, नाम ही था, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया मैथमेटिकली, नॉट एक्सपेरिमेंटली, ओनली मैथमेटिकली। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि हम एक ऐसा हीट इंजन बनाएंगे जो रिवर्सिबल होगा। लेकिन जिस दिन वो बन जाएगा ना तब पेट्रोल की कीमत निगेटिव में चला जाएगा। कहिए क्यों? पेट्रोल की कीमत निगेटिव में इसलिए चला जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो मतलब रिवर्सिबल अगर हो गया तो पेट्रोल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा बात ये समझ लीजिए। तो लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हुआ
कि आपका रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जिस स्टेप से चलिएगा फिर उसी स्टेप में लौट आइएगा तो रिवर्सिबल होगा, और जिस स्टेप से चलिएगा उसी स्टेट में नहीं आ पाइएगा तो इरिवर्सिबल होगा। सीधा सीधा बात है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में यही मेनली डिफरेंस है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप सिंपल डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? सिंपल डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं देखिए, आप सिंपल में लिख सकते हैं द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, the thermodynamic process in which initial and final state is same is known as, सिंपल भाषा में is known as रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी आप समझ सकते हैं द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, यानी जिस स्टेट से आप चले थे उस स्टेट में फिर से लौट आइए, तो ये क्या होगा? आपको थर्मोडायनेमिक आपका क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, है ना। तो ये रिवर्सिबल होगा, और इरिवर्सिबल में नहीं लौटे, सीधा सा डिफिनेशन आप अपने मन से लिख लीजिएगा, है ना। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब भी आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतला सकते हैं, पूछ सकते हैं, बतलाने के लिए तैयार हैं। हो गया? किन्हीं को कोई सर कष्ट है इसका तो बोलिए। एग्जांपल? एग्जाम्पल तो है ही नहीं, जब संभव ही नहीं है तो एग्जाम्पल कहाँ से आएगा? ऐसे एग्जाम्पल हम बोले ना, अभी खींच तीर के लाया गया है, कौन? कार्नोट इंजन, अभी उसी को पढ़ाएंगे। मैथमेटिकली लाया गया है लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं, उसका कोई हीट इंजन नहीं बना है। रिवर्सिबल प्रोसेस संभव नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्नोट, उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया था। और इरिवर्सिबल तो सारा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल का एग्जांपल सारा है, आपका बाइक का इंजन, कार का इंजन, जो भी इंजन ले लीजिए सब इरिवर्सिबल है, कोई रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का कोई एग्जांपल नहीं है, रिवर्सिबल का नेचर में कोई एग्जांपल नहीं है, बस इतना ही याद रखिए, नेचर में कोई एग्जांपल इसका नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया था कि नहीं, कि हम एक ऐसा हीट इंजन बनाएंगे जो रिवर्सिबल होगा, उनका नाम था कार्नोट। तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? कार्नोट साइकिल। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो यही कार्नोट साइकिल होगा। चलिए, जब इतना लिख ही लिए हैं तो इरिवर्सिबल भी लिख लेते हैं। नहीं, आप रिवर्सिबल लिख लिए तो इरिवर्सिबल भी लिख दीजिए। सर आप अभी बोले कि हीट पंप में अपने से कार्य करेंगे। अपने से काम नहीं होगा कभी भी, ये हम बोले हैं। अपने से कार्य कैसे करेगा? मतलब सर वो कार्य किस तरह से? आपके पास फ्रिज है घर में, यस सर। फ्रिज कैसे काम करता है? बिना आपका आते इलेक्ट्रिसिटी दिए काम कर लेगा? नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी जो देते हैं ना, तो उसमें एक मोटर रहता है, वो मोटर एक्सटर्नल वर्क का काम करता है ना। जितना बड़ा फ्रिज उतना बड़ा मोटर, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। एसी घर में लगा हुआ है, वो भी वही काम करता है ना। हीट पंप का ही काम करता है, जो लोअर एनर्जी से यानी लोअर टेम्परेचर से एनर्जी को सक कर ले, खींच करके हायर में भेज दे, वह हो गया आपका क्या? हीट पंप हो गया। और हर एक हीट पंप में आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, या नहीं तो कोई मोटर ऐसा हो जो, जैसे कि आप बताइए कि एक बात ये बताइए, अब आपके 4 व्हीलर में भी एसी लगा रहता है,
अब 4 व्हीलर में तो इलेक्ट्रिसिटी पर वो एसी चलता नहीं है, तो वो कैसे चलता है? तो उसके मोटर, जैसे कि आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसके अंदर मोटर रहता है, वो काम करता है, घूमता है, घुर 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 करते रहता है ना। अब 4 व्हीलर में तो हीट इंजन रहता ही है, वही हीट इंजन से क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है उसको मोटर को, तो एसी का भी काम करता है। लेकिन जब एसी चलाइएगा तो माइलेज आपका घट जाएगा। याद कर लीजिए, आप अगर गाड़ी कभी बुक कीजिएगा तो कहेगा आपको कि यदि आप एसी चलवाइएगा तो हम लेंगे 10 किलोमीटर, मतलब कि पर 10 किलोमीटर के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल लेंगे, और एसी नहीं चलाइए तो 12 का लेंगे, मतलब कि आपका माइलेज वो ज्यादा देगा। एसी चलाइए तो माइलेज घट जाएगा, क्योंकि एसी के इंजन को भी उसको रोटेट करना पड़ेगा, हीट इंजन को, तो हीट इंजन ज्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम कर लेगा आपका, ज्यादा पेट्रोल खा जाएगा, ज्यादा डीजल खा जाएगा। प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, the thermodynamic process in which final step is, या फाइनल स्टेट लिख दीजिए, फाइनल स्टेट इज नॉट सेम एज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट देन प्रोसेस इज नोन एज क्या, देन प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सब सिंपल सिंपल टर्म है, ज्यादा कुछ नहीं टेंशन देगा, है ना। इसका एग्जाम्पल सारा होगा, बस इतना ही सोच लीजिए। आपका बाइक का इंजन, हीट इंजन जो भी लिखिए, हीट इंजन, ये सब जितना सब है इसका एग्जाम्पल, सारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात समझ में, आगे बढ़े तब लिखिएगा। अब कार्नोट इंजन, हेडिंग बनाएंगे कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन यही पढ़ना है। अब सबसे लास्ट टॉपिक यही है थर्मोडायनेमिक्स का, कार्नोट इंजन। इससे क्वेश्चन नीट वगैरह पूछा है कभी कभी इसके थ्योरी पार्ट से। क्या है कार्नोट इंजन? देखिए, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन। देखिए, इसमें मेनली आपको याद ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन्होंने ये कहा था यह ऐसा इंजन है जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और इसकी इफिशिएंसी जो 100% है ना। मतलब इट्स इफिशिएंसी इज 100%। इस इंजन की इफिशिएंसी 100% है। और कार्नोट साइकिल क्या होता है, तो उसका एक ग्राफ होता है। क्या होता है? एक ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ, और यही रिवर्सिबल है। कैसे है तो देखिए, हम यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। देखिए, ये 4 है,
ये स्ट्रेट लाइन कोई नहीं, सब कर्व साइकिल है, ये बात याद कर लीजिएगा पहले, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको दिखे तो भी नहीं मानना है। यहाँ यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, देखिए ऐसे है साइकिल ये, और फिर ऐसे रिटर्न है, सेम स्टेट में आ गया है, और इसका नाम लिखते हैं P1 V1 T1, P2 V2 T1, P3 V3 T2, P4 V4 T2, यहाँ पर है। मतलब प्रेशर वॉल्यूम हर एक पॉइंट का अलग अलग है, देख लीजिए ध्यान से। और पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ये चौथा स्टेप है। ये कार्नोट साइकिल है। ये क्या है, फिगर क्या शो कर रहा है आपका, कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल है ये, है ना। चलिए आप लोग से कुछ पूछते हैं, फिगर तो देख लिए होंगे। चलिए मुस्कान आप बताइएगा, पहला साइकिल कौन है, पहला स्टेप कौन है, स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट में क्या है, मतलब कि साइकिल है। बोलिए सर, जैसे कि वो आइडियाबैटिक उस तरह से बताना है क्या? नहीं, आप पहले नाम बोलिए ना, ऊपर लिखे हुए हैं उसका बोलिए, पहला स्टेप कहाँ से है, P1 V1 T1 से P2 V2 T1 तक, यही ना। यस पहला स्टेप यही ना, P1 V1 T1 से P2 V2 T1 तक। यस तो आप बताइए, ये सब टेढ़ा ग्राफ, सीधा कोई नहीं है, तो कौन सा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है जो एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, पॉलीट्रोपिक है, कौन सा प्रोसेस? सर आइसोबारिक है। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। मिन्नी कुमारी आप बताइए, पहला स्टेप कौन सा? एडियाबेटिक है। चलिए आप भी माइक ऑफ कीजिए। खुशी कुमारी आप बताइए। सर एडियाबेटिक कोई भी प्रोसेस नहीं है। आप अपने मन से कोई नहीं बोलेंगे, जिनका नाम बोलेंगे वही बोलेंगे। चलिए आयुष रंजन आप बताइए जी। एडियाबेटिक। शिवम 407। अच्छा 101 है। ये कोई 407 से ज्वाइन होते हैं, कोई 101 से, ये क्या मतलब है? 407 है वो तो बस चलता है टाटा जी। चलिए शिवम 101 जल्दी से बोलिए। सर आइसोबारिक। और शिवम द रॉक आप बोलिए कि क्या होगा? सर आइसोथर्मल। क्या होगा? आइसोथर्मल आइसोथर्मल। होगा। आप लोग देख नहीं रहे हैं, लिख ले थे कि यहाँ टेम्परेचर T1 बा, यहाँ भी टेम्परेचर T1 बा। देखिए यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है पूरा नाम, देख लीजिए। टेम्परेचर सेम है और टेढ़ा ग्राफ है। पीवी में टेढ़ा ग्राफ तो दिए होता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का होता है। तो एडियाबेटिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, तो टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल। और स्टेप फर्स्ट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लगता है आप केमिस्ट्री में पढ़ लिए थे, इसीलिए बता दिए हैं। अब बहुत लोग केमिस्ट्री में पढ़ के भी भूल गए हैं। चलिए तो और कौन बताएंगे हमको? पूछेंगे आप ही लोग से, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आप लोग का दिमाग खुलता कहाँ है। प्रियांशी आप बताइएगा, सेकेंड स्टेप जो है कौन सा प्रोसेस है? चारों प्रोसेस में बतलाना है आपको खोज करके। सेकेंड स्टेप कौन सा प्रोसेस है? प्रियांशी हाँ बोलिए, सेकेंड स्टेप कौन सा प्रोसेस होगा? सब फिगर पर लिखा हुआ है, वहीं से देख के बतला देना है। हम दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले पढ़ा चुके हैं सेकेंड लॉ में, उसी से पूछ रहे हैं अब। सर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक कंप्रेशन की एक्सपेंशन। सर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो सेकेंड स्टेप जो हो जाएगा इसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और स्टेप थर्ड अब हम अपने मन से लिख देते हैं। स्टेप थर्ड में भी टेम्परेचर सेम है,
तो हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। और स्टेप 4 जो होगा आपका क्या हो गया, स्टेप 4 हो गया जो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, है ना। और इस चारों प्रोसेस से जब वर्क डन और एनर्जी की बात कीजिएगा, कैलकुलेशन है इसका, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, मतलब कि अगर डेरिवेशन चालू करें तो आपका 2 पेज से ज्यादा भर जाएगा, 2-3 पेज तो मिस ही जाएगा इसका डेरिवेशन। और इन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया था कि इसका एफिशिएंसी 100% है इसी चारों प्रोसेस से। लेकिन ये इमेजिनरी साइकिल है, काल्पनिक है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होगा कि जिस स्टेप से आए हैं इनिशियल और फाइनल स्टेप सेम हो जाए। लेकिन उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया मैथमेटिकली। हो सकता है भविष्य में अगर ऐसा इंजन बन जाए तो सोचिए कि वो इस इंजन की कीमत क्या होगी। अगर आप लोग में कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये सब दिमाग लगा करके वैसा इंजन तैयार कर देते हैं तो मजा आ जाएगा आपका, समझ गए ना। लेकिन जनरली एनर्जी कंजर्वेशन रूल के हिसाब से ये संभव नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन रूल ये कहता है एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए सिस्टम में, यानी वर्क हो जाए 100%, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस करेगा आपको सिस्टम में, इतना बात ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कार्नोट साइकिल, जिसकी एफिशिएंसी 100% है ना। ये इमेजिनरी है, पीवी ग्राफ उसका देख लिए। स्टेप, हाँ नीट वाला में ये पूछ देता है कि कार्नोट साइकिल का सेकेंड स्टेप क्या है, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, या फिगर बना के दे दिया है एक आध बार, अब पूछ देता है ऐसे एरो दे करके ये कौन से ग्राफ को इंडिकेट कर रहा है कार्नोट साइकिल में। तो आपको पहला स्टेप यहाँ से चालू करना, याद रखिए, ये नहीं कि यहाँ मन से जहां मन तहां से, जो हम दिए हैं वही आपको लर्न करना पड़ेगा। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये सबसे क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, याद करने वाला है, हो गया है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक था। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है तब बोलिए, कार्नोट इंजन से रिलेटेड। देखिए इसका प्रूफ नहीं बताएंगे, प्रूफ बहुत लंबा है, वो सब की जरूरत भी नहीं है, न स्कूल एग्जाम में न कोई एग्जाम में। तो इसमें इतना ही याद रखना है, याद रखिएगा इमेजिनरी है, इफिशिएंसी इसका 100% है, या ईटा का वैल्यू कहीं 1 भी दे सकता है ना, क्योंकि 100% का मतलब 1 भी होता है ना, परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन में 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन आप लोग से वादा किए थे और क्वेश्चन बताते थे किसका, एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स खत्म हो गया है। तो आप लोग के पास तो एनसीईआरटी होगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का पीडीएफ दुनिया के हर एक मोबाइल में है, मतलब नेट पर जाइए फट से डाउनलोड कर लीजिए, और हमको लगता है 2-4 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है एनसीईआरटी का बुक आपका, है ना। और मेरे पास तो बुक है, तो उसका कुछ कुछ क्वेश्चन बताते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन उसमें भी है ना। तो एनसीईआरटी भी बनाना है। देखिए मात्र 10 क्वेश्चन दिया है, मात्र कितना क्वेश्चन दिया है सोच लिए, 10 क्वेश्चन दिया है। एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आता है यहाँ से थर्मोडायनामिक्स से, ऐसे मात्र 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन है, हम लास्ट से बताना शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी 12.10 में, एनसीईआरटी जो है 12.10 यानी 12 नंबर चैप्टर है, 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन स्टेबल केप्ट इनसाइड 9 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्वेश्चन में कह रहा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर है, और रूम का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर जो है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर जहां पानी रखते हैं वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रिज के अंदर का, जबकि रूम का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो आप लोग में से सबसे पहले हमको इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल के बताइए और जल्दी से मोबाइल पर भेजिए कितना आएगा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, आने की बीटा निकाल के बताना है कि कितना होगा। जल्दी से बना करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जल्दी से, फास्ट में एकदम। देखते हैं कौन जल्दी सोल्यूशन करके भेज। हम बार बार कहते हैं एक ही बात कि जब टेम्परेचर अकेला दिया रहे तो हर हाल में यूज करना है क्या चीज, केल्विन में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आप खुद सोचिए। इतना तो हम इसीलिए तो क्वेश्चन दिए थे, फिर भी आप लोग गड़बड़ कर ही दिए। चलिए अब हम ही बना देते हैं, जब आप लोग से नहीं बनेगा तो, है ना। देखिए क्वेश्चन में यही था आपका, क्वेश्चन में था, क्वेश्चन तो सॉरी ऊपर लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप समझ लीजिए। T2 होता है और T1 माइनस T2 होता है, यही तो फॉर्मूला होता था, याद कर लीजिए। क्योंकि नीचे से जो हीट जाता था तो Q2 बाई वर्क डन, और वर्क डन बराबर क्या होता था, Q1 माइनस Q2, यानी यही टेम्परेचर यूज करना है। अब T2 कौन है, तो T2 होता है लोअर टेम्परेचर, याद कीजिए T2 ये होता है, और T1 होता है हायर टेम्परेचर। तो 273 आप प्लस 36 कर लीजिए, तो 6 3 9 7 3 10 और 2 1 3, और इसको कीजिएगा तो 273 और 9 जोड़िए तो 282, और डिवाइडेड बाई, घटाने में तो आप 309 में से 282 घटाइए, 36 में से कितना घटाइए, बात बराबर है आपका। तो 36 में से इसको घटा लीजिए तो 27 आएगा, देख लीजिए। अब इससे भागा दीजिएगा तो बीटा का जो वैल्यू होगा, देखिए कम से कम एक बार को तो लगेगा ही 27, तो 12 निकलेगा, नहीं लगेगा, फिर हो जाएगा आपका 120, तो आपका कितना बार का लगेगा, 4 बार का, 5, हाँ 120 है, 4 बार का लगभग, इतना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा, यानी 10.4 आएगा। और अभी तो बोले थे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से ज्यादा होता है, इफिशियंसी हमेशा 1 से कम होता है, 1 के बराबर होगा तो 100% हो जाएगा। ये था एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, आप बात समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर, हम बोले थे ना पीछे से बताएंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसी तरह से निकलता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा और ज्यादा कुछ इधर उधर मत कीजिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए जब तक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तब तक कैसे दिमाग में आएगा कि प्रॉब्लम बनाया कैसे जाता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बात तो याद हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से ज्यादा आता है हमेशा। देखिए इसमें जो है ना 12.9 नंबर जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, उसमें एक पीवी ग्राफ बनाया हुआ है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पीवी ग्राफ बनाइए जल्दी से, है ना। और पीवी ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, और साइक्लिक भी है, ऐसा है, साइक्लिक भी है, नेमिंग भी किया हुआ है, DEF नेमिंग में किया हुआ है, DE और F नेमिंग में किया हुआ है, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वॉल्यूम जो दिया हुआ है मीटर क्यूब में दिया हुआ है, और प्रेशर जो है पास्कल में दिया हुआ है, यानी 300 पास्कल है और ये 600 पास्कल है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है 2 दिया है मीटर क्यूब, और ये 5 मीटर क्यूब में है, और ये पास्कल में है, पास्कल में है ये, तो टेंशन ही नहीं लेना है आपको, ज्यादा यूनिट कन्वर्सन तो करना ही नहीं पड़ेगा। अब कहता है कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम D to E और E to F, D to E और E to F में आपका वर्क डन निकालना है कि क्या होगा, यानी कि फाइंड वर्क डन निकालना है आपको, वर्क डन निकालना है।
और हीट एनर्जी सप्लाई दोनों निकालना है। वर्क डन निकालना है आपको। फाइंड वर्क किसके लिए? D2E, D2E और E2F, इसके लिए वर्क डन निकालना है। D2E और E2F जल्दी से निकालिए, वर्क डन निकालिए, फास्ट में बनाइए, जल्दी से, फास्ट में एकदम। अब आप ही लोग से बनवा, आगे बढ़। समझ में? पूरा साइकिल का एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको वर्क डन यहीं तक का निकालना था। पूरे साइकिल का वर्क डन निकालना रहता तो इसके अंदर का एरिया निकाल लेते। अब देखिए ये इधर जा रहा है ऐसे, ये इधर जा रहा है ऐसे, तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बताइए आप लोग। D2E में वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो, क्योंकि वॉल्यूम देखिए 2 से 5 हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है D2E में। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक। तो जब बन जाएगा तो लिखिएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। तो देखिए इस ग्राफ के लिए अगर बना रहे हैं तो पैरेलल साइड ये होगा एक, और ये एक होगा, यानी 300 और 600 जुड़ेगा, 300 प्लस 600 है ना। और फिर यहाँ डिफरेंस, तो 2 से 5 जाइएगा तो कितना, 3 का, इतना हो गया वर्क डन। प्लस किसका निकालिएगा? E2F का, तो इसका वॉल्यूम घट रहा है, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, इस बात को याद कीजिएगा। वॉल्यूम घटा है तो वर्क डन नेगेटिव। और ये देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर 300 इधर से 3, यानी 300 इंटू 3 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इसको जब कीजिएगा तो ये हो गया कितना, 900 इंटू 3 बाई 2, 900 गुने 3/2 माइनस 900, देख लीजिए। तो आपको आंसर आ गया 1800, घटाइएगा इसमें तो आपको फाइनल आंसर 900/2 यानी 450 जूल वर्क आएगा। लेकिन खुशी कुमारी, आप जो बोले थे पूरा साइकिल का वर्क डन निकाल दें, उसका भी आंसर 450 से आया होगा। यस सर। तो ये संजोग था एकमात्र। तो ये संजोग क्या था सर? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगला प्रोसेस जैसे कि पूरा आप साइकिल का वर्क डन निकालते तो एरिया अंदर इसका निकाल लेते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फर्स्ट आंसर आ गया 450। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर आंसर उसी के जैसा क्यों आ गया? क्योंकि F से D प्रोसेस का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। F से D प्रोसेस का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसीलिए आपका ऐसा सिचुएशन बैठ गया। आए बात समझ में? इसीलिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप यहां से यहां तक हम निकाले या पूरा साइकिल निकाले, आंसर सेम आ गया है। कंफ्यूजन दूर हो गया? क्या आगे बढ़े? चलिए 12.8 नंबर क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जितना बनाएंगे उतना इसमें बात बनेगी, बस इतना ही याद रखिए और ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए। चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से अच्छी तरह से। देखिए बात को समझने की अगर कोशिश कीजिएगा, एन इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाई हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। एक हीटर जो है 100 वाट हीट सप्लाई कर रहा है, ये सिस्टम वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। देखिए सिंपल, ये 12.8 क्वेश्चन में नंबर में कह रहा है, 12.8 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आपका 100 जूल ऑफ वर्क है जो दिया जा रहा है। हीटर जो है मालिक कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को आप सीधा 100 जूल पर सेकेंड दे रहे हैं, मतलब वाट का मतलब यही होता है, जूल पर सेकेंड एनर्जी दे रहे हैं और ये वर्क करके दिखा रहा है, यानी डेल डब्ल्यू इसका पॉजिटिव होगा, 75 दे रहा है। तो कहता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, बताइए कि क्या होगा। तो इंटरनल एनर्जी रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। तो डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, और यहाँ रेट के टर्म में दिया है, जूल हीट सप्लाई नहीं दिया, जूल पर सेकेंड दिया है, ये भी जूल पर सेकेंड है।
तो ये भी जूल पर सेकंड होगा, सीधा सीधा यूनिट वही रह जाएगा। तो ये 100 तो दिया हुआ ही है, डेल यू हमको जूल पर सेकंड निकालना ही है, और ये 75 है, यानी डेल यू जो हो जाएगा 25 जूल पर सेकंड इसका एनर्जी इंक्रीज करा, यानी इंटरनल एनर्जी इतना जूल पर सेकंड से आपका बढ़ रहा है सिस्टम का। देखिए 12.7 नंबर जो क्वेश्चन है, 12.7 एनसीईआरटी का क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है स्टीम इंजन डिलीवर इतना जूल ऑफ वर्क पर मिनट एंड सर्विस इतना जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम द इट्स बॉयलर, व्हाट इज द एफिशिएंसी। अब देखिए हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं, कहता है एक स्टीम इंजन जो है वर्क जो कर रहा है ना, वो डेल डब्ल्यू जो है ना, वो दिया हुआ है 5.4 इंटू 10⁸ जूल पर मिनट दिया हुआ है। देख लिए ध्यान से, पर मिनट दिया हुआ है, इतना वर्क कर रहा है ये। और एक बात, एंड सर्विस 3.6 × 10⁹ जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। बॉयलर मतलब क्या, जहां आपका हीट, बॉयलर इसको कहते हैं, देख लीजिए हीट इंजन में। अब फिर से अगर आप देखिएगा तो हीट इंजन में बॉयलर इसको कहते हैं, ये बॉयलर है और वर्क हो रहा है, ये आपका कोल्ड रिजर्वोयर है। बॉयलर को ही हॉट रिजर्वोयर कहते हैं, बॉयलर को ही। और ये जो हीट एनर्जी दे रहा है सप्लाई, वो Q1 होगा, और Q1 का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 3.6 इंटू 10⁹ जूल पर मिनट दिया है। तो आपको कहता है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन बताइए कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताइए हमको, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कितना होगा, और हाउ मच हीट वेस्टेड पर मिनट, कितना एनर्जी बर्बाद हो रहा है पर मिनट, वो निकालना है, और इसका इफिशियंसी क्या होगा ये निकालना है। जल्दी से बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। इसकी इस हीट बॉयलर का मतलब हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा ये बताना है। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए आपको जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना गैसेस स्टेट, उसको पढ़ के रखिएगा हम, क्योंकि एक ही दिन में पूरा पढ़ा देंगे उसको, समझ गए ना। और एनसीईआरटी बुक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है नेट से बुक डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ ये नहीं हमको बताना पड़ेगा बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, वोगार्डो लॉ क्या होता है, आइडियल गैस सिचुएशन क्या होता है, ये सब आप पहले से पढ़े हैं, वही सब इसमें पढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा जो अंतर है वो हम बताएंगे। तो देखिए आपको इफिशियंसी का मतलब तो सीधा सीधा यही होता है ना, यहाँ पर इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आपको वर्क बाई इनटेक एनर्जी। तो वर्क बाई जो होता है Q1, यानी ये Q1, तो और ये होता है Q1 माइनस Q2। सॉरी वर्क दे दिया था तो टेंशन ही खत्म है, वर्क ही दे दिया था तो आपका क्या हो गया, वर्क 5.4 इंटू 10⁸ पर मिनट में है ही। हाँ हम भी देख लिए हैं, जो भेजे थे पहले उनका 10⁹ है ना। तो 18 दूनी 36, 18 54, तो 3/2 इंटू 10⁻⁻1 सही हो गया कितना, 3/2 यानी 1.5, 0.15 परसेंटेज में लिखिएगा तो 15% इफिशियंसी। याद कीजिए ये दिस इज द रियल कंसेप्ट। आपका सबसे पहले इंजन में स्टीम इंजन बना था, याद कीजिए जेम्स वाट वाला स्टीम इंजन, उसकी इफिशियंसी 15% था। आपका बाइक जो डीजल पेट्रोल वाला इंजन है उसका इफिशियंसी 50% के आसपास होता है, 60%। सोचिए तब उतना माइलेज देता है ना। और पहले जो कोयला वाला इंजन होता था जो रेलगाड़ी, उसका एफिशिएंसी यही रहता था 15% के आसपास। सोचिए कितना हीट एनर्जी हम लोग बर्बाद करते थे इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसके बाद कहता है कितना एनर्जी बर्बाद हुआ पर मिनट ये बताइए। तो आपको पता है कि वर्क बराबर होता है क्या, Q1 माइनस Q2 होता है। आपको Q2 निकालना है, कितना बर्बाद हो रहा है ये। Q2 बराबर क्या होगा आप ही बताइए, Q1 माइनस W, उसमें से घटा दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा Q1 माइनस W। तो Q1 है 3.6 यानी 36, उसको कर दीजिए तो पावर 8 में आ जाएगा। 36 में से 5.4 घटा दीजिए तो 30.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 में से 30.6 गुने 10⁸ जूल पर मिनट जो है आपका
इतना एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, यानी बर्बाद हो रहा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? देखिए आज का क्लास यहीं एंड कर देते हैं, बाकी आपके हिसाब में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बाकी पीछे से हम बता दिए हैं, आगे से 6 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको बना लीजिएगा। और अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और उसका भी क्वेश्चन असाइनमेंट वाला हम भेज देंगे अभी, या बहुत लोग को तो भेज दिए हैं पहले ही, है ना। उसमें असाइनमेंट में उससे क्वेश्चन ही बताएंगे, मन करे तो क्वेश्चन ही बना के रखिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अगला क्लास अगले दिन। सर